क्या हाल है सब दोस्तों का, कैसे हम ठीक हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि लॉ गेट के अंदर क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे फर्दरली। आज जैसे कि आपको पता है कि डेट आ गई है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं लॉ गेट के एडमिशन के लिए। तो अब हमें बहुत जल्द इसको कवर करना पड़ेगा सारे सिलेबस को। तो हम ना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सारा पीछे कल मैंने बता दिया कि किस पेपर के कितने कितने मार्क्स हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कि लीडिंग केसेस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लीडिंग केसेस क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसमें आता है मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम मेन जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, उनको डिस्कस करेंगे। जो पेपर में पूछ सकते हैं 8 केसेस हैं, 8 के अंदर जो मेन पॉइंट्स होंगे ना, वो आपको मैं क्लियर करके समझा दूंगा और वही पॉइंट्स आएंगे पेपर में, उससे हट के बाहर नहीं पूछता वो पेपर। तो इसमें जो पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा देता हूँ, कॉपी पेंसिल पास रख लें ताकि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो ना उसको नोट कर लें साथ साथ। सबसे पहले एक पॉइंट है कि ये पूछ लेता है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस जो ना फेडरल ऑफ पाकिस्तान केस, इसका करेक्ट टाइटल क्या था। ये मेरे पेपर में भी आया था कि मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस वाले केस में टाइटल क्या था। इसमें वो ऑप्शंस देता है नीचे 4, मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस पाकिस्तान, मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस पंजाब। इसमें आपने जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ये पूछता है कि पाकिस्तान में ये जो है 1956 में सुप्रीम कोर्ट बनी, इससे पहले पाकिस्तान में कौन सी कोर्ट जो थी ना, अपर कोर्ट थी। आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारा जो है ना सबसे पहले जो थी ना आला अदालत आलिया, वो थी फेडरल कोर्ट। उसके बाद जब 1956 में आइन बना तो उसके बाद हमारी अदालत आलिया हो गई सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद हमारे पेपर में एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो है केस मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान, ये कब रिपोर्ट हुआ। ये लिख लीजिएगा प्लीज़ लास्ट में, PLT 1955 FC 240। पेपर में मेरे पेपर में भी ये क्वेश्चन इसने पूछा था कि ये मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान जो केस है ये कब रिपोर्ट हुआ था। और इसमें हम लिखेंगे PLT 1955 FC 240। तो उसके बाद इसमें पूछता है कि इसमें कितने जजेस थे। मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान के केस में कितने जजेस थे। इसमें 5 जजेस थे, 5 जजेस थे। उनके नाम है आगे डिटेल, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछता पेपर में, इसने कभी भी नहीं पूछा। उसके बाद इसमें पूछता क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका चीफ जस्टिस कौन था। इसका चीफ जस्टिस था मोहम्मद मुनीर। आपने जो 8 के 8 केसेस है ना, इसमें इनके मेन जो चीफ जस्टिस है ना, ये सबके याद रखने, क्योंकि वो लाजमी तौर पे ना किसी एक का चीफ जस्टिस पूछ लेता है। तो ये थोड़ा सा इसको ना समझ के आप करेंगे ना तो मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपने दोस्तों को लाजमी समझाना है। मसलन मैं पहले आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर आपको क्लियर समझ आएगी। एक हाई कोर्ट है, उसमें एक 5 बेंच बना है, 5 जस्टिस का बेंच बना है एक। उसमें जो है ना 4 जजेस एक ही तरह का फैसला दे देते हैं, लेकिन उनमें जो एक जज होता है ना वो डिफरेंट फैसला देता है। तो जो डिफरेंट फैसला देगा ना जज, डिफरेंट डिसीजन देगा, उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ओपिनियन। ये मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जाता है पेपर में कि मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान का जो केस था, इसमें डिसेंडिंग ओपिनियन किसने दी थी। इसमें डिसेंडिंग ओपिनियन जस्टिस कॉर्नेलियस ने दी थी। किसने दी थी? जस्टिस कॉर्नेलियस। इसको थोड़ा सा मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। इस केस में 4 जजेस ने एक जैसा फैसला दिया था और एक जज ने कोई और फैसला दिया था, मतलब डिफरेंट फैसला दिया था। और जो जज का फैसला डिफरेंट हो उसे डिसेंडिंग ओपिनियन कहते हैं। अब आप क्लियर हो जाना चाहिए कि डिसेंडिंग ओपिनियन क्या होती है। अगर आपसे कोई भी पूछता है डिसेंडिंग ओपिनियन क्या होती है तो आपने बताना है कि अगर एक बेंच में 5 जजेस हैं और उसमें से 4 जजेस एक तरह का फैसला दे दें और एक उनसे बरअक्स उनसे डिफरेंट फैसला दे दे तो उसको डिसेंडिंग ओपिनियन कहेंगे हम।
हाँ, ये जो पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के हवाले से। ये जितने भी पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ ये मैंने क्लियरली लिखे हुए थे अपने पेपर के तैयार करने के लिए, तो इसी में से ही हमेशा आता है पेपर, इससे हट के कभी पेपर नहीं वो पूछता। इसमें वो पॉइंट आ गया कि ये मुकदमा कहाँ चला था, तो ये मुकदमा सिंध कोर्ट चीफ कोर्ट ऑफ सिंध में चला था। पहले सिंध हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ सिंध चीफ कोर्ट ऑफ सिंध कहते थे। इसमें कह रहे हैं कि पहले जो सिंध की हाई कोर्ट थी ना उसको चीफ कोर्ट ऑफ सिंध कहते थे। ये भी चीज़ का आपको नॉलेज होगा कि जो थी ना हाई कोर्ट उसको पहले क्या कहते थे, चीफ कोर्ट ऑफ सिंध। ये मुकदमा क्यों लगाया गया था, ये मुकदमा जब असम्बली तोड़ दी गई थी ना तब लगाया गया था। ये मुकदमा डेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की वजह से लगाया गया था। ये पेपर में लाजमी क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से, कि मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान केस जो था वो क्यों लगाया गया था, क्या ज़रूरत पेश आई थी कि ये मुकदमा चलाया गया था। इसमें डेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो पॉइंट होगा उस पर आपने टिक कर देना है। उसके बाद पॉइंट आ जाता है कि चीफ कोर्ट ने किसके हक में फैसला दिया था। मतलब जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो हाई कोर्ट थी उसको पहले चीफ कोर्ट ऑफ सिंध कहते थे। चीफ कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में फैसला सुनाया था। उसके आगे आ जाता है कि और फेडरल कोर्ट ने किसके हक में सुनाया था, ये फेडरल कोर्ट में भी चला था। फेडरल कोर्ट ने फेडरल कोर्ट के हक में फैसला सुनाया था। मैं अगर पूछता है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान के केस में चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने किसके हक में फैसला सुनाया था, तो आपने ठीक करना है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में फैसला सुनाया था। लेकिन अगर वो पूछता है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान के केस में फेडरल कोर्ट ने किसके हक में फैसला सुनाया था, तो आपने ठीक करना है फेडरल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद एक थोड़ा सा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, लेकिन आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले गवर्नर कायद आज़म थे और स्पीकर यानी प्रेसिडेंट भी पहले वो ही थे। दो हमारे कायद की वफात के बाद दूसरे प्रेसिडेंट मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। सवाल इस तरह पूछता है कि मतलब सवाल किस तरह पूछता है वो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले प्रेसिडेंट थे कायद आज़म और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रेसिडेंट थे मौलवी तमीज़ुद्दीन पूछ लेता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान में टोटल कितने गवर्नर आए हैं, पाकिस्तान में टोटल 4 गवर्नर आए हैं। ये सरसरी तौर पे बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों जो पॉइंट्स मैंने बताए, लेकिन इससे पीछे जो भी पॉइंट्स हैं ना इनसे लाजमी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और 1 या 2 नंबर इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 48, 49 नंबर्स लेके काफ़ी ज़्यादा मेरी नज़रों में हैं जिनके 49 या 48 मार्क्स हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो दुख होता है ना कि यार इतनी मेहनत की फिर भी 49, 48 की वजह से 1 नंबर की वजह से रह जाए, तो हम क्यों 1 नंबर भी रहने दें। उसके बाद पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में मैंने पास्ट पेपर्स में चेक किया था, ये काफ़ी बार आया क्वेश्चन कि मौलवी तमीज़ुद्दीन को किसने निकाला था। मौलवी तमीज़ुद्दीन को गुलाम मोहम्मद ने निकाला था। मौलवी तमीज़ुद्दीन को किसने निकाला था, गुलाम मोहम्मद ने। ये पेपर में पूछ लेता है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन को किसने निकाला था, मौलवी तमीज़ुद्दीन को गुलाम मोहम्मद ने निकाला था। हाँ, जब मार्शल लॉ लगे या कोई गलत तरीके से इख्तियार में आए तो कौन सी रिट लगती है। इसमें 2 रिट लगेंगी, ठीक है। इसमें कोवरेंटो और मैंडामस रिट लगती है। जब मार्शल लॉ लगाकर या गलत तरीके से कोई इख्तियार में आए तो उसके ऊपर कोवरेंटो या मैंडामस रिट लगती है। तो इसमें हम मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान का जो केस था इसमें 2 रिट लगी थी, इसमें कोवरेंटो और मैंडामस रिट लगी थी। ये पेपर में पूछता है इस तरह क्वेश्चन के जो मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान केस था इसमें कौन सी रिट्स लगी थी। इसमें आपने उसमें नीचे लिखा होता है कोवरेंटो या मैंडामस, कोवरेंटो अकेली या कोई और इस तरह करके ऑप्शन दे देगा, तो आपने जो है ना टिक करना है कोवरेंटो और मैंडामस के ऊपर। तो दोस्तों ये था हमारा मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरल ऑफ पाकिस्तान।